प्राकृत व्याकरण प्रशिक्षण के क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं समास पदों के बारे में। समास पदों में बहुत कम चर्चा प्राकृत के वैयाकरणों ने किया है और उस संबंध में हम बात कर रहे थे प्राकृत व्याकरण के चतुर्थ सूत्र दीर्घ ह्रस्व मिथोवृत्तों के बारे में, जिसमें बताया गया है कि सामासिक पदों में स्वरों का परस्पर दीर्घ और ह्रस्व बहुलता से हो जाता है। जिसमें हमने ह्रस्व स्वरों का दीर्घ होना उसको जान लिया है, उसके उदाहरण भी समझ लिए हैं। आज हम बात करेंगे कि दीर्घ स्वर को ह्रस्व हो जाता है, किस प्रकार से दीर्घ स्वर को ह्रस्व होता है और कौन कौन से उसके उदाहरण हैं। चलिए आज इस प्रकरण के अंदर हम उनका अध्ययन करते हैं। नितंब शिलास्खलित विचिमालस्य, ये आकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। इस समास पद में दीर्घ का ह्रस्व हुआ है। ये संस्कृत सामासिक पद है। जब इसका प्राकृत बनाएंगे तब यहाँ पर ये जो शिला है, शिला में ल में रहा हुआ जो आ है, इस आ को ह्रस्व हो जाता है। जैसे तो संस्कृत सामासिक पद का प्राकृत में रूप बन जाता है निअंब शिला खलिय विमालस्य। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ल में आ की मात्रा है जो कि यहाँ पर ह्रस्व हो गई है। इस दीर्घ आ को ह्रस्व अ जो हुआ है वो इसी सूत्र से दीर्घ ह्रस्व मिथोवृत्तौ, इसी चतुर्थ सूत्र के प्रभाव से हुआ है। ये समास पदों में ही इस प्रकार की व्यवस्था हो पाती है। इस समास पद का अर्थ है पर्वतीय मध्य भाग की शिलाओं से जिसके लहरों की पंक्तियां निकली हैं उसके, अर्थात ये पद्य का एक चरण है। अब हम इसकी रूप सिद्धि करते हैं। कग चज तद पयवम प्रायोलुक, ये प्रथम पाद का 177वां सूत्र है। इस सूत्र से यहाँ पर रहे हुए त का, यहाँ पर रहे हुए त का और यहाँ पर रहे च का लोप हो गया। त का लोप हो गया तो अ बच गया, यहाँ पर भी त का लोप हो गया तो अ बच गया और यहाँ पर च का लोप हो गया तो ई बच गया। इसी प्रकार अगला सूत्र लगाएंगे। शशो शह प्रथम पाद का 260वां सूत्र है और इस सूत्र से तालव्य श और मूर्धन्य श को दंत्य स हो जाता है। प्राकृत में चूंकि तालव्य या मूर्धन्य श का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पर दंत्य स का ही प्रयोग होता है। तो शिला में जो तालव्य श है इसको इस सूत्र से दंत्य श हो जाएगा। इसके बाद कग टड तद प श श श अह क अह पाम ऊर्ध्वम लुक, दूसरे पाद का 77वां सूत्र है और इस सूत्र से संयुक्त अवस्था में ये सारे वर्ण क ग ट ड त द प श श श जीवामूल्य क अथवा उपदमानीय प, ये सब अगर संयुक्त अवस्था में पूर्व में अवस्थित हैं, संयुक्त में रहे हुए दोनों वर्णों में से अगर इनमें ये वर्ण पहले स्थित हों तो प्राय करके इनका लोप हो जाता है। जो यहाँ पर इस ख में स है और यहाँ पर स हमारे को प्राप्त हो रहा है और स पूर्व अवस्थित है, इसलिए इस सूत्र से इस स का लोप हो जाएगा। इस स का लोप होने के बाद ख यहाँ पर शेष बच जाता है और चूंकि जो शेष वर्ण होता है उसको प्राय करके द्वित्व होने की परंपरा प्राकृत में रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको द्वित्व नहीं हुआ। न होने के पीछे कारण है पूर्व में रहा हुआ दीर्घ स्वर। पूर्व में अगर दीर्घ स्वर हो तो बाद वाले शेष अथवा आदेशभूत वर्ण को द्वित्व नहीं होता। उसका सूत्र है न दीर्घानुस्वारात। तो उस सूत्र से यहाँ पर द्वित्व का निषेध हो गया है, इस कारण ख को द्वित्व नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग सूत्र संयोजन करेंगे। तो जिस सूत्र का प्रकरण हमारा चल रहा है वही सूत्र दीर्घ ह्रस्व मिथोवृत्तो। इस सूत्र से
ल में रहे हुए आ को अ हो गया। तो इतना काम करने के बाद नियम्ब शिलखलीय बी माला प्लस नस। षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने नस लगाया है। अब इसके बाद नसः तीसरे पाद का 10वां सूत्र है। इस सूत्र से नस को स हो जाएगा और उसके बाद ह्रस्व संयोगे, चूंकि यहाँ पर नस को स होने के बाद ये संयुक्त वर्ण हो गया और संयुक्त वर्ण से पहले दीर्घ स्वर नहीं रहता, इस कारण ह्रस्व संयोगे 1/84 सूत्र से ला में रहे हुए आ को ह्रस्व अर्थात अ हो जाएगा। तब रूप बन जाएगा नियम्ब शिलखलीय बी मालस्य। तो इस प्रकार नितंब शिलास्खलित विचिमालस्य पद का नियम्ब शिलखलीय बी मालस्य रूप प्राकृत में बन गया है। कुछ पदों में बहुलाधिकार के कारण विकल्प से दीर्घ का ह्रस्व होता है, जैसे यमुना तटम पद का जौण यडम और जौना यडम, ये 2 पद बन जाते हैं। इसका अर्थ है यमुना का तट, यमुना का किनारा। यमुना तट प्लस सी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये रूप है। इसकी रूप सिद्धि करके हम देखते हैं। आदेर योज्य प्रथम पाद का 245वां सूत्र है। इस सूत्र से ये जो आदि में रहा हुआ य है इसको ज हो जाता है, तो इस सूत्र से य को ज हो गया। उसके बाद यमुना चामुंडा कामुका तिमुक्त के मो अनुनासिकश्च, इस सूत्र से यमुना तट पद में रहे हुए म का लोप हो गया और म का लोप होने के साथ साथ जो शेष उ है उस उ के ऊपर अनुनासिक वर्ण की प्राप्ति हो गई। म का लोप और अनुनासिक वर्ण की प्राप्ति दोनों कार्य इसी सूत्र से हो जाते हैं। तो इन दोनों सूत्रों को लगाने के बाद रूप बन जाता है जमुना तट प्लस सी। इसके बाद नोणः प्रथम पाद का 228वां सूत्र है। इस सूत्र से नौ को अण हो जाएगा। नोणः सूत्र लगाने के बाद नौ को अण हो गया तो बन गया जमुना तट प्लस सी। इसके बाद कग चच तद पयवाम प्रायो लुक प्रथम पाद का 177वां सूत्र ये लगाएंगे और इस त का लोप कर देंगे तो बन जाएगा जौड़ा अट प्लस सी। इसके पश्चात अवर्णो यश्रुति ही प्रथम पाद का 180वां सूत्र है। इस सूत्र से अ के स्थान पर यश्रुति की प्राप्ति हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप रूप बन जाएगा जौड़ायट प्लस सी। इसके बाद टोडह प्रथम पाद का 195वां सूत्र है। इस सूत्र से इस ट को हो जाएगा ड, ट को ड करने के बाद जौड़ायड प्लस सी। अब इसमें हम लोग बहुलाधिकार के कारण प्रस्तुत सूत्र से दीर्घ को विकल्प से ह्रस्व कर देंगे। दीर्घ ह्रस्व मिथोवृत्तो, इस सूत्र से जब बहुलाधिकार के कारण इस हण में रहे हुए आ को विकल्प से जब ह्रस्व कर देंगे तो इसके 2 रूप बन जाएंगे जौण यड और जौण यड। इसके बाद क्लीवे स्वरान्म से 3/25वां सूत्र जब लगाएंगे तब सी को म हो जाएगा और मो अनुस्वार 1/23वां सूत्र से उस म को अनुस्वार कर देंगे तो रूप बन जाएगा जौण एडम जौण एडम। तो इस प्रकार यमुना तट के 2 रूप प्राकृत में बन गए जौण यडम और जौण यडम। ये बहुलाधिकार के कारण यहाँ पर दीर्घ जो आ था उसको विकल्प से हर्ष हुआ है, अर्थात एक बार हुआ एक बार नहीं हुआ। इसी प्रकार अगला उदाहरण है नदी स्रोतम का नई सोत्तम और नई सोत्तम, ये 2 रूप प्राकृत में बन जाते हैं, अर्थात नदी का स्रोत या झरना। ये भी अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। हम इसकी रूप सिद्धि करते हैं। प्रातिपदिक है नदी स्रोतस प्लस सी, प्रथमा एक वचन का रूप होने के कारण हमने सी प्रत्यय लगाया है।
सबसे पहले इस द का लोप करेंगे और सूत्र वही पुराना परिचित है, कवचवाम प्रायोलुक। प्रथम पाद का 177वां सूत्र। इस सूत्र से द का लोप कर दिया तो रूप बन गया नई स्रोतस प्लस सी। इसके बाद सर्वत्र लवराम अवंद्रे, दूसरे पाद का 79वां सूत्र है। इस सूत्र से संयुक्त इस र का लोप कर देंगे, र का लोप कर दिया तो रूप बन गया नई सोतस प्लस सी। चूंकि यहाँ पर स और र संयुक्त हैं, उनमें से र का हमने लोप किया है, तो जो स है ये शेष वर्ण है और प्राकृत में शेष वर्णों को प्राय करके द्वित्व होता है, किंतु द्वित्व उस कंडीशन में होता है जब उससे पहले वाला स्वर दीर्घ न हो अथवा उससे पहले अनुस्वार न हो। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर ई है, ई होने के कारण इस स को द्वित्व नहीं हुआ है। इसके बाद तैलादो, दूसरे पाद का 98वां सूत्र है। इस सूत्र से यहाँ पर रहे हुए त को द्वित्व हो गया है। तैल आदि शब्दों में वर्ण विशेष को द्वित्व हो जाता है, तो इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर इस त को द्वित्व हो गया, तब रूप बन गया नहीं सोतस प्लस सी। इसके बाद प्रथम पाद का 11वां सूत्र है अंत्य व्यंजनस्य। इस सूत्र से इस अंतिम व्यंजन स का लोप हो गया तो शेष बच गया नई सोत प्लस सी। नई सोत प्लस सी ये शेष बच गया है। इसके बाद सी को अनुस्वार करने की जो प्रक्रिया है वो पूर्व परिचित है। क्लीवे स्वरान्म से सूत्र से सी को म करेंगे और मो अनुस्वार सूत्र से उस म को अनुस्वार कर देंगे। इस क्लीवे स्वरान्म से सूत्र से सी को म कर दिया और इस म को म अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार कर दिया, तब रूप बन गया नैषोत्तम। अब इसमें जब हम लोग प्रस्तुत सूत्र का संयोजन करेंगे, दीर्घ ह्रस्व मिथुवृत्तो, इस सूत्र का बहुलाधिकार से जब हम लोग संयोग करेंगे तो ये जो ई है, इस ई को विकल्प से हर्ष हो जाएगा। तो विकल्प से हर्ष होने के कारण हर्ष हो जाएगा, तब रूप बन जाएगा नैषोत्तम। और जब नहीं हर्ष नहीं होगा तब रूप बन जाएगा नैषोत्तम। तो ये दोनों प्रकार के रूप प्रचलित रहेंगे। अगला उदाहरण है गौरी गृहम। गौरी गृहम के प्राकृत में दो रूप बन जाते हैं, गौरी हरम और गौरी हरम, अर्थात सुंदर स्त्री का घर। तो यहाँ पर भी प्रस्तुत सूत्र में बहुलाधिकार होने के कारण ये नियम लागू हुआ है, जिस वजह से गौरी में रही हुई जो दीर्घ ई की मात्रा है, इस ई की मात्रा को विकल्प से हर्ष हुआ है। जब हर्ष हुआ तो गौरी हरम और जब नहीं हुआ तो गौरी हरम। हम देखते हैं कि इसका रूप सिद्धि किस प्रकार से होती है। यह भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए हमने यहाँ पर सी प्रत्यय लगाया है। सबसे पहले औत ओत, प्रथम पाद का 159वां ये सूत्र है। इस सूत्र से औ को ओ हो जाता है। इस सूत्र को लगाने के बाद रूप बन गया गौरी गृह प्लस सी। गृहस्य घरो अपतो, दूसरे पाद का 144वां सूत्र है। इस सूत्र से गृह को घर आदेश हो गया, तो बन गया गौरी घर प्लस सी। इसके बाद ख घ थ ध भाम, प्रथम पाद का 187वां सूत्र है। जब इस सूत्र का संयोजन करेंगे तो ये जो घ है इसको हो जाएगा ह। तो इस सूत्र को लगाने के बाद बन गया गौरी हर प्लस सी। अब इसमें प्रस्तुत सूत्र का ही हम लोग संयोजन करेंगे। दीर्घ ह्रस्व मिथुवृत्तो, प्रथम पाद का 4th सूत्र। इस सूत्र को लगाने के बाद विकल्प से इस ई को ह्रस्व हो जाएगा, अर्थात एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब इस सूत्र को नहीं लगाएंगे तब गौरी हर एज इट इज जैसा है वैसा ही बन जाएगा, और बहुलाधिकार से जब इसका उपयोग करेंगे तब रूप बन जाएगा गौरी हर प्लस सी। जब सूत्र नहीं लगाया तो गौरी हर और जब लगाया तो गौरी हर। इसके बाद सी को अनुस्वार करने की प्रक्रिया पूर्ववत है। क्लीवे स्वरान्म से, तीसरे पाद का 25वां सूत्र। इस सूत्र से इस सी को म हो गया और म अनुस्वार
प्रथम पाद का 23वां सूत्र, इस सूत्र से इस म को अनुस्वार हो गया और बन गया गोरीहरम और गोरीहरम। तो इस प्रकार से गौरी गृहम पद के दो रूप प्राकृत में विकसित हो जाते हैं, गोरीहरम और गोरीहरम। अगला उदाहरण है, तो वधुमुखम पद के दो रूप प्राकृत में विकसित हो जाते हैं, वहुमुहम और बहुमुहम, अर्थात वधु का मुख। यह भी अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। हम इसकी सिद्धि करते हैं। वधुमुख प्लस सी, खग थद भाम प्रथम पाद का 187वां सूत्र, इस सूत्र से ध और ख इन दोनों को ह हो गया तो बन गया बहुमुह प्लस सी। अब इसके बाद प्रस्तुत सूत्र का ही संयोजन करेंगे। दीर्घ हर्षो मिथु वृत्तो, इस सूत्र से वहुमुह शब्द में से जो ह में रहा हुआ ऊ है, दीर्घ ऊ, इसको विकल्प से हर्षो हो जाएगा। तो जब ये सूत्र नहीं लगाएंगे तब एज इट इज बहुमुह ऐसे ही रहेगा। जब इसका प्रयोग करेंगे तब रूप बन जाएगा बहुमुह प्लस सी। और इसके बाद सी की प्रक्रिया पूर्ववत है। क्लीवे स्वरान्म से तीसरे पाद का 25वां सूत्र, उस सूत्र से सी को म हो जाएगा और म अनुस्वार 1/23वां सूत्र, इस सूत्र से म को अनुस्वार कर देंगे तब रूप बन जाएगा बहुमुहम और बहुमुहम। तो वधुमुखम के दो रूप विकसित हो गए, वहुमुहम और वहुमुहम। इस प्रकार समास पदों में दीर्घ और ह्रस्व जो स्वर हैं वो परस्पर दीर्घ और ह्रस्व हो जाया करते हैं। इस प्रकरण को हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया है, जान लिया है। अब अगले प्रकरण की चर्चा हम लोग अगले पाठ के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही।